शरद जी ये कह कर के चले गए कि वे संसद जा रहे हैं और एक प्रकार से मुझे एहसास दिलाया कि आपको भी साथ चलना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस विधेयक को पास करने के लिए जा रहे हैं उस पर कोई मत विभाजन नहीं होगा और सर्वसम्मति से जो भयंकर घटना दिसंबर के महीने में दिल्ली में हुई, जिससे प्रेरित होकर के और कानून में जितने परिवर्तन लाने ज़रूरी हैं वो बना करके और संसद के सामने आज पेश किया गया, वह पारित हो जाएगा। लेकिन मैंने यह कार्यक्रम कई दिन पहले जब आकर के कलराज जी ने मुझे कहा था कि इस प्रकार का पुस्तक किसी ने तैयार किया है, और जैसे आज उन्होंने बताया कि उनको तो पता भी नहीं था कि उन्होंने तैयार किया है, उनकी जानकारी के बिना और तैयार हो गया। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कमल जी को विशेष करके कि उन्होंने, वसंत कुमार जी को, कि उन्होंने इस प्रकार की बढ़िया पुस्तक तैयार की है। जो बात शरद जी ने मेरे बारे में कह दी कि अडवाणी जी, उन्होंने बहुत सारे तो मेरी तारीफ करते हुए बातें कही, लेकिन एक कहा कि मैं कभी कभी कह देता हूँ कि राजनीति में बहुत बुराई आ गई है। तो मैं कहता हूँ, बराबर कहता हूँ। और उस पर जो टिप्पणी है वो केवल मात्र बाहर के लोग नहीं करते। मुझे याद है कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ था 1980 में, तो अधिवेशन में प्राय कई बार होता है कि पहले दिन दूसरा कोई कार्यक्रम न करके और आयोजक जो हैं वो एक कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। तो मुझे याद है 1980 में भी मुंबई में जब भारतीय जनता पार्टी का बहुत भव्य अधिवेशन हुआ था, वाजपेयी जी ने अध्यक्षता की थी। पार्टी का आरंभ एक प्रकार से तो 51 में हो गया था भारतीय जनसंघ के रूप में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रूप में 80 में हुआ। और उसमें पहले दिन प्रातःकाल तो वाजपेयी जी का भाषण आदि हुआ, दोपहर को एक आध छोटा मोटा प्रस्ताव हो गया और शाम को एक भव्य कवि सम्मेलन हुआ। और उस कवि सम्मेलन में एक प्रसिद्ध हास्यरस कवि है, उन्होंने एक कविता सुनाई। और इसीलिए शरद जी ने कहा कि चाहे कवि सम्मेलन हो, चाहे फिल्म हो, चाहे पत्र पत्रिकाएं हो, उनमें जिस प्रकार से राजनीतिक लोगों के बारे में, राजनीति के बारे में कहा जाता है, व्यंग किए जाते हैं, वो तो सबको पता है। तो वहाँ पर उस एक कवि ने, उन्होंने कहा कि नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कि कार आज मैं चलाऊंगा। नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा कार आज मैं चलाऊंगा, तो ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। और इतना ही नहीं, तो आगे कहा ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। अर्थात वो रिक्शे वाले का उल्लेख कर रहे थे और किस प्रकार से कलराज जी अपने क्षेत्र के रिक्शे वाले से बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्या हल कर रहे थे। लेकिन उस कवि ने और भारतीय जनता पार्टी के उद्घाटन सम्मेलन में सब जितने सारे राजनीतिक लोग बैठे थे वहाँ पर उनको सुनाया कि राजनेता, राजनीति में कार्य करने वाला व्यक्ति, उसके बारे में उसके ड्राइवर का भी क्या मत है। वो तो मंत्री था, वो मंत्री को ड्राइवर कहता है कि हुजूर ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। आपको कुछ सूझबूझ हो या ना हो, समझ हो कि ना हो,
आप तो चला लेंगे, लेकिन कार थोड़ी चला सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। तो इस प्रकार के व्यंग करने से कोई हमारे कार्य में कमी नहीं आती। और मैं भी अगर कभी कभी कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति को जब कोई पद मिलता है तो उसकी शक्ति और उसका प्रभाव समाज पर बहुत बढ़ जाता है। और कभी कभी, जो कि हिंदुस्तान में कई बार होता है, उसके मूल गुणों से कहीं अधिक ताकत उसे प्राप्त हो जाती है। दुनिया के किसी लोकतंत्रीय देश में इस प्रकार से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के घोटाले सामने नहीं आते। भारत में क्यों आते हैं, इसका कुछ विश्लेषण करना चाहिए। और मैं जब विश्लेषण करता हूं तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कलराज जी के इस कार्यक्रम में मंच पर सबके सब लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनके बारे में हर एक गर्व के साथ कहता है कि भाई इनके ऊपर कोई लांछन नहीं, कोई धब्बा नहीं, गर्व कर सकता है। पर ऐसा क्या सब जगह संभव है? मैं संसद में खड़े होकर के नहीं कह सकता कि यहाँ पर इतने सारे 500 लोग बैठे हैं, यहाँ मंत्रिमंडल में भी जितने लोग बैठे हैं 50, 60, 70 लोग, वे सब वास्तव में जैसा एक आदर्श राजनेता को होना चाहिए वैसे हैं। जबकि 47 से पहले जो लोग राजनीति में आते थे वो सब के सब ऐसे होते थे कि उनको नेता कहते हुए गर्व होता था। उनको कोई नेता कहता था तो उसको ऐसा नहीं लगता था कि कोई मजाक कर रहा है। माने आखिर तो सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देशभक्त को नेताजी नाम मिला। और आज मैं आपको बताता हूं कि कोई कहता है ना ये नेता जा रहा है, तो अभिनेता को इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन नेता को लगेगा वो नेता जा रहा है। और इसीलिए जब इस प्रकार की कोई पुस्तक निकलती है तो पुस्तक के रचयिता को और पुस्तक का जो केंद्र बिंदु है उसको प्रसन्नता होगी, लेकिन रचयिता को बधाई देनी चाहिए कि अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत बढ़िया कार्य किया। और मैं तो बताता हूं आपको कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले जोशी जी ने, और कलराज जी के बारे में लिखते हुए इन्होंने लिखा है बसंत कुमार जी ने कि 19 महीने कारावास में थे। कहाँ के कारावास में थे? हाँ, देवरिया में थे। मेरा तो सौभाग्य था, मैं तो बेंगलोर जेल में था। विवेक को कोई पत्नी ढूंढनी थी तो वो भी बेंगलोर से ढूंढी। और मैं तो आपको कह सकता हूं कि उस काल में 19 महीने के काल में 3 प्रकार के लोगों की परीक्षा हुई। एक तो जो लोग राजनीति में है, दूसरे जो लोग मीडिया में, वो पत्र पत्रिकाओं में हो चाहे टेलीविजन में हो, और तीसरे प्रकार के लोग जो न्याय की दृष्टि से न्यायमूर्ति जजेस है। और आज जो है ना, तो 2 पुस्तकें जो विमोचन हुई हैं उनमें से एक का संबंध तो एक राजनेता से है और दूसरे का संबंध जो है वो जजेस से, न्यायमूर्तियों से। और मुझे याद है कि जब कारावास से मुक्त होकर के मैं बाहर आया था तो कारावास में मैं था 19 महीने बेंगलोर जेल में, और जब वापस छूटा तो उसके बाद एक चुनाव हुआ 1977 के
मई महीने मार्च अप्रैल में हुआ था। मैं फरवरी में छूटा था और मार्च में हुआ चुनाव, और उस मार्च के चुनाव में पहली बार देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना गुस्सा दिखाया कि पहली बार कांग्रेस पार्टी हार गई और नई दिल्ली में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके मुखिया थे प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई। मुझे याद है कि मोरारजी भाई देसाई ने जब मुझे भी मंत्रिमंडल में लिया तो मुझसे पूछा कि जो नॉर्मली साधारणतः कोई प्रधानमंत्री नहीं पूछता, उन्होंने पूछा कि अडवाणी कोई प्रेफरेंस है पोर्टफोलियो का? तो मैंने कहा कि मैं तो भाई पत्रकार हूँ और पत्रकार के नाते स्वाभाविक प्रेफरेंस भी मेरा वही होगा, लेकिन आज की परिस्थिति में जब इमरजेंसी के बाद आपकी हमारी सरकार बनी है तो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि इस इमरजेंसी के काल में अगर किसी के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ, तो वो मीडिया के साथ हुआ। और इसीलिए मैं तो चाहूँगा कि मुझे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिले, और उन्होंने मुझे दे दी। क्या सवाल, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा काम होगा कि इस मीडिया को इस प्रकार के सारे बंधनों से मुक्त करना जो बंधन उसके ऊपर इमरजेंसी के समय में लगाए गए। आप कल्पना करिए कि उस समय हमने जेल में गए तो जेल में जाते ही हमने एक हेबियस कॉर्पस पिटीशन लगा दी बेंगलोर के हाई कोर्ट में। हमने कहा कि बिना कारण के हम यहाँ पर, वाजपेयी जी, मैं, मेरे साथ दंडवते थे, मधु दंडवते और श्यामनंदन मिश्रा थे, हम 4 एमपी थे जो एमपी बेंगलोर गए थे एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए। एक कमेटी में एक किसी विधेयक पर विचार करने के लिए, विधेयक था एंटी डिफेक्शन लॉ, उस पर विचार करने के लिए गए थे और हमको पकड़ के ले गए जेल में, लेना नहीं देना नहीं। और कोर्ट में जैसे ही हमने हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाली तो कोर्ट में गुस्से में आकर के जज ने कहा कि ये हो क्या रहा है, ये जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है जिसने इनके वारंट को साइन किया है और इनको मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा उसमें नजरबंद किया है, कोई अपराध नहीं, कोई कारण नहीं, इनको जेल में डाल दिया। वो इनको जानता भी है, पहचानता भी है, कैसे ही बना दिया, जो कहा उन्होंने साइन कर दिया। और पहले ही दिन ऐसा डांटा था तो यहाँ पर सरकार को जब पता लगा कि कोर्ट में ऐसी चर्चा हुई तो यहाँ पर उनको समझ में आया कि ये तो जज जो भी है वो छोड़ देगा, ये तो हमको डांट करके 2-4 स्ट्रिक्चर्स हमारे खिलाफ पास करके इसको निकाल देगा। तो 5-7-10 दिन बाद अचानक एक दिन सुबह 6 बजे आकर के जेल सुपरिंटेंडेंट ने हमको जगाया और कहा बहुत अच्छी खबर है। मैंने कहा क्या खबर है? तो उन्होंने कहा कि आपकी रिहाई हो रही है, आपका रिलीज ऑर्डर आ गया है। अब हमारे सारे साथी थे, मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है कि ये मामला कुछ और है, रिलीज विलीज तो होने का सवाल नहीं है, मुझे नहीं लगता। और मैंने उन्हें कहा कि यहाँ आने से पहले एक ज्योतिषी से मेरे यहाँ से किसी पहचान वाले ने पूछा था कि भाई ये कारावास हो गया है, ये हो गया है, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि कम से कम 2 साल का, मैं उसको ज्योतिषी को जानता हूँ, उनका देहांत हो गया और इसलिए मैं कभी कभी जिक्र कर देता हूँ कि मैंने कहा मैं साधारण से ज्योतिष में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो एक व्यक्ति था, मुंबई में था, जो कि हमारी कार्य समिति का सदस्य था।